नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आप देख रहे हैं कार्यक्रम सारिका का शो। आज हमारे साथ एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर है और एक साहित्यकार हैं मुख्यतः, उनसे हम आपका परिचय कराएँगे। तो स्वागत करते हैं हम डॉक्टर निधि श्रीवास्तव सरोज जी का। बहुत-बहुत स्वागत है निधि जी आपका हमारे कार्यक्रम में। निधि जी, आप डॉक्टर निधि हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और आप एक साहित्यकार हैं। किस रूप में आप अपने आप को परिभाषित करना चाहेंगी? देखिए, मूलतः तो मैं अपने आप को साइकोलॉजिस्ट मानती हूँ, लेकिन जी, साहित्य से मेरा गहरा रुझान है और साहित्य भी मेरा कहीं न कहीं उसके मनोवैज्ञानिक पहलू आपको देखने को मिलेंगे। अगर जो भी मैंने रचना की है, अगर उसको ध्यान से आप देखेंगी, पढ़ेंगी, तो आपको कहीं न जी, कहीं उसके मनोवैज्ञानिक पहलू भी आपको आभास होंगे। तो दोनों मिक्स है, मैं साहित्यकार भी हूँ, कविता मेरी आत्मा है, लेकिन मैं काम से अपने जो कर्म क्षेत्र है वो मूलतः मनुष्य है, जितने भी मानव जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं वो मेरा कार्य क्षेत्र है और उनके मन को छूना मेरा जो है पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति के मन को नहीं छुएँगे, तब तक आप कविता या साहित्य कुछ नहीं रच सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं कि आप कर्म से मनोवैज्ञानिक हैं और दिल से आप एक साहित्यकार हैं। साहित्य बिल्कुल। बिल्कुल, तो साहित्य से आपका परिचय कब हुआ? कब आपने लिखना शुरू किया? कब आपको लगा कि हम लिख सकते हैं? देखिए साहित्य मेरा मुझे तो जब से याद है, जब से मुझे स्कूल के दिनों की बात है, जब से मुझे होश है, कविताएँ मुझे हमेशा से आकर्षित करती रही हैं। साहित्य, चाहे वो गद्य विधा हो या पद्य विधा हो, मुझे गहरी रुचि थी कविता पढ़ने का और कहानियाँ पढ़ने का। यहाँ तक कि मैं बहुत छोटी उम्र में ही बहुत सारी उपन्यास भी मैं पढ़ लिया करती थी। जिन दिनों जी, में बच्चे खेलते हैं, शायद मेरी रुचि उस उन दिनों में साहित्य में ज़्यादा थी। और जहाँ तक लिखने की बात है, तो मुझे एग्ज़ैक्ट तो नहीं मैं कह सकती हूँ, पर मैं शायद 8वीं या 9वीं कक्षा में रही होंगी, जब पहली बार मुझे लगा होगा कि शायद मैं भी कुछ लिख सकती हूँ और अनायास ही मेरे पेन जो है कुछ लिख लिख गए और मुझे लगा कि ये भी एक दिशा हो सकती है कुछ करने की। जी, बिल्कुल, हो सकती है बिल्कुल और मयंक जी ने आपको हेलो बोला है और बोला है कि सुपर्ब अमेज़िंग बहुत आपका कार्यक्रम देख रहे हैं मयंक श्रीवास्तव जी, कानपुर से हैं। तो जी, आपने जो इतनी सारी कविताएँ लिखी, एक कविता क्या आप यहाँ पर हमको सुना सकती हैं? हमारे दर्शकों को जी, सुना सकती हैं? जी बिल्कुल। अ, वैसे तो बहुत सारी रचनाएँ हैं, पर एक रचना मैं सुनाना चाहूँगी जो कि मैंने लिखी थी 2-3 साल पहले लिखी थी और ये जी, कविता जो है मूलतः जो जब हमारी मनुष्य जीवन का वो पड़ाव जब उम्र ढलने लगती है, वृद्धावस्था जी, जिसको कहते हैं। जी, पता नहीं मन में क्या आया, उसी पे कुछ लिखने का मन हुआ और उसी पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, वही सुनाती हूँ आज आपको। जी, शायद मेरी कोशिश आपको पसंद आए। अ, तो कविता का शीर्षक है ये शुष्क पीली पत्तियाँ। जी, ये यूं ही नहीं गिरती वृक्षों से, यूं ही जी, नहीं गिरती वृक्षों से ये शुष्क पीली पत्तियां, वर्षों की हरितिमा छुपाए मन में ये कमजोर पत्तियां। जी, रात की ओस लिए, भोर की आस लिए, दिन मान को समेटे, असंख्य रश्मियों में लिपटी, नए कोपल को जगह देती ये उदार पत्तियां, यूं ही नहीं वाह! गिरती वृक्षों से वर्ष ये शुष्क पीली पत्तियां। थी कभी शान वटों की, थी कभी शान वटों की, थिरकती थी संग बसंत के, करती थी मनुहार बादलों से सावन में बरसने को, अनगिनत स्वप्न सजाती, अनगिनत स्वप्न सजाती ये तरुणाई में पत्तियां, यूं ही नहीं टूट जाती अपनों से ये उदास पत्तियां, यूं ही नहीं गिरती वृक्षों से ये शुष्क पीली पत्तियां, ये शुष्क पीली पत्तियां। बहुत सुंदर और आपकी कविता में एक भाव है, बहुत ही अच्छा और बहुत गहराई है आपकी कविता में। अगर कोई ध्यान से सुने और इसको समझे, तो एक बहुत जी, अथाह गहराई है। और निधि जी, मैं बताना चाहूँगी कि मयंक जी ने आपको बेस्ट विशेस बोला है और आपको बहुत धन्यवाद। सारी हार्दिक शुभकामनाएँ दी हुई हैं।
मयंक जी, श्रीवास्तव जी, इनका भी मैं साक्षात्कार ले चुकी हूँ। बहुत अच्छे जी, सामाजिक कार्य करते हैं, खास तौर पे ब्लड डोनेट के बारे में। तो जी। निधि जी, आपने जो इतनी सारी कविताएँ लिखी हैं, बहुत सारी पब्लिश हुई हैं, कहाँ पे ये पब्लिश हुई? कहाँ पे लोग इन्हें पढ़ सकते हैं? और आपका एक साझा संग्रह भी हुआ है, प्रकाशित हुआ है, जी। उसके विषय में भी कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। अ, देखिए मेरी कुछ कविताएँ शुरुआत हुई थी मेरी मैं पहले अपने आप लिखा करती थी और कविताएँ मेरी बस कहीं मेरे ही पन्नों में छुपी हुई थी। तो धीरे-धीरे हुँ, ये सोशल मीडिया का ज़माना आया और मैं उससे बाहर मेरी कविताएँ निकलना शुरू हुई और मैं सबसे पहले जुड़ी नवोदित साहित्यकार मंच करके एक फ़ेसबुक पेज है, ग्रुप है जी, जी। साहित्यकारों का। उन लोगों ने नए साहित्यकारों को बहुत प्रमोट किया है, उन्होंने बहुत सिखा बेसिकली मैं वहाँ पे सीखी हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो जी, धीरे-धीरे डे बाय डे मैं वहाँ पे अपनी रचनाएँ उस पटल पे रखती थी और लोगों के उसमें राय आते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरी लेखनी में सुधार भी हुआ, अभी भी सीख रही हूँ और वहाँ से करते-करते फिर मैं साहित्यपीडिया और से जुड़ी, इसके अलावा कुछ और मंचों से जुड़ी। उसी दौरान बीच में एक नेहा अग्रवाल जी हैं, जी, साहित्यकार हैं, उन्होंने एक साझा संग्रह निकालने के लिए अपनी बात रखी थी, तो उसमें मेरी पहली बार कविता प्रकाशित हुई थी साझा संग्रह, जिसका नाम था स्वप्नगंधा और जी, वो प्रकाशित हुई थी मांडवी प्रकाशन के तहत, जो कि दिल्ली का प्रकाशन है और जी, उसमें बहुत सारी कविताएँ और बहुत अच्छी-अच्छी कविताएँ उन्होंने चयन करके डाली थी, उसमें भी मेरी भी कविता आई थी। उस आप मार्केट से तो मिल जाएगी बट ऐसे मेरे ख्याल से अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध होंगी। ये है जी, स्वप्नगंधा, इसको जो है आप ले सकते हैं अगर पढ़ना चाहें क्योंकि इसमें मेरे साथ-साथ और भी लोगों की कविताएँ हैं और बहुत अच्छी-अच्छी कविताएँ हैं। तो पहली तो स्वप्नगंधा में मेरी प्रकाशित हुई, फिर उसके बाद एक साझा संग्रह निकला था जो कि वो भी दिल्ली का ही एक प्रकाशन है, जो कि वर्तमान सृजन करके उसका नाम था उस साझा संग्रह का। फिर जी, उसके जी, बाद ज़्यादातर तो मैं साहित्यपीडिया पे अपना सारा जो लेखन था वो कार्य उसी पे साझा करती रही। फिर उसके बाद ये साहित्यपीडिया पर ही 2 होते रहते हैं उनके कॉम्पिटिशन मतलब प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं, तो उन्होंने माँ विषय पर एक कविता लिखने को कहा जिसमें सभी कॉम्पिटिशन के प्रतिभागी जी, भाग लिए। विषय था माँ। और जी, उस वो भी फिर उसमें जो सबसे अच्छी कविताएँ थी उनको उन्हें चुनना था और उसके बाद जितने लोगों को उन्होंने चुना था उन्हीं की उन्होंने साझा संग्रह निकाली थी। तो जी, माँ जी। और एक था कोरोना पे, तो दोनों अलग-अलग समय पे प्रतियोगिताएँ हुई और उसमें मेरी कविताओं को लिया गया। तो ये हुआ 2 और साझा संग्रह। इस तरह से कुछ एक कहानियाँ मैंने लिखी जो कि प्रतिलिपि पे भी दी हुई है और जी, साहित्यपीडिया पे भी लिखा हुआ है। तो लंबी कहानियाँ तो मैं नहीं लिखती हूँ, मेरा विशेष रुझान तो कविता ही है, लेकिन मैंने लघु कथा के रूप में 3 या 4 कथाएँ लिखी हैं और उसको जी, साझा भी किया है। कुछ कविताएँ और कुछ लघु कथाएँ जो हैं अभी कहीं भी पब्लिश नहीं हुई हैं, वो मेरे अभी अपने पास ही हैं। लेकिन मैं लिखने की कोशिश करती रहती हूँ, जितना हो सकता है। साहित्य की साधना हो सके अपने समय में, उतना कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। आपने जो अभी बोला कि आपने कुछ लघु कथाएँ लिखी हैं, तो एक सोशल मीडिया का ऐप है प्रतिलिपि, जहाँ पर आपकी कुछ कहानियाँ, लघु कथाएँ प्रकाशित हुई हैं। अहंकार, जी, अजनबी, बारिश की पहली बूंद, मौन, और लगभग मैंने जी, आपकी सारी कहानियाँ पढ़ी भी हुई हैं और बहुत जी, जी। अच्छा लिखती हैं आप, बहुत ही अच्छा। और इस प्लेटफ़ॉर्म के धन्यवाद। माध्यम से आपने, हालाँकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि जो आपकी कहानियाँ हैं, वो अंदर दिल को छू जाने वाली हैं। तो कहाँ से आपको इस कहानी को लिखने की प्रेरणा मिली है कि आप अपनी मतलब काल्पनिक शक्ति से लिखती हैं, या जो समाज में आजकल देख रही हैं, उस पे उठा के लिखती हैं? किस तरह से आपको लिखने की प्रेरणा मिली? देखिए, साहित्य वैसे भी कहते हैं समाज का दर्पण होता है, तो आप चाहे गद्य लिखें या पद्य लिखें, कहीं न कहीं वो मानव जीवन से छूता हुआ अपने इर्द-गिर्द जो हमारे समाज में चीज़ें होती हैं, उसी से वो प्रभावित होती हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी, अलग से हटकर तो अ, उस फ्रिक्शंस ही हो सकते हैं, साइंटिफिक हो या कोई भी, लेकिन कथाएँ जी, लिखें या हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ज़रूर उस
क्योंकि लेखन जो है वो हमेशा किसी न किसी तरीके से मन को छूने वाला ही होना चाहिए और वो छूने वाला जी, ही होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से हमारे अनुभव में वो आया होता है, हमारे आस-पास, हमारे समाज में घटी हुई चीज़ें। तो मेरी भी वही कहानी हो या कविता हो, आस-पास, इर्द-गिर्द जो चीज़ें घट रही हैं, जो मुझे अनुभूति होती है, उन्हीं अनुभूतियों से मैं कुछ न कुछ अपनी लेखनी के साथ करने की कोशिश करती हूँ। जी, बिल्कुल। आप ने अपनी बहुत सारी कविताएँ लिखी, कहानी लिखी, लेकिन आपके कौन से पसंदीदा लेखक या कवि हैं या उनकी कौन-सी रचना आपको प्रभावित की है? और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? किस लेखक या कवि जिनसे आपको लिखने की भी प्रेरणा मिली? देखिए, साहित्य में बहुत विस्तार है और जी, सेलेक्ट किया जाए तो हर युग में कोई न कोई, हर, जो कहते हैं ना, साहित्य में भी देखिए आप, छायावाद है और भक्ति जी, काल है, बहुत सारे। तो अगर हम ढूँढेंगे ऐसे इंडिविजुअल, किसी एक को तो नहीं कह सकते, पर हाँ, छायावादी कविताएँ जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे मन को छूती हैं। ख़ास तौर पे जी, महादेवी जी की हैं कविताएँ जो हैं, या निराला जी की हैं, या फिर आप कहिए दिनकर जी की हैं, जब वो वीर रस की जो उनकी, वो तो है ही अपने राष्ट्र कवि। तो ऐसी जितनी भी उनकी कविताएँ जो कि एक हर व्यक्ति को कहीं न कहीं मोटिवेट कर जाती हैं। तो बिल्कुल। कई लोग हैं, लेकिन अगर मूलतः देखा जाए तो महादेवी जी की कविताएँ निश्चित रूप से मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित की हैं। और अगर कहानियों में कहा जाए तो मुंशी प्रेमचंद हैं, गद्य, मतलब गद्य की बात मैं कर रही हूँ, तो जी, मुंशी जी, जी, प्रेमचंद हो गए, और जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी रचनाएँ मुझे, यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद जी की तो जो काव्य रचनाएँ हैं वो भी बहुत उच्च कोटि की हैं, चाहे वो जी, कामायनी हो या फिर और भी जो कविताएँ हैं उनकी। जी, खास तौर पे उनकी कहानी, ममता कहानी, बहुत ज़्यादा मुझे प्रेम छू गई थी जब मैंने पहली बार पढ़ी उसको। हालाँकि वो जी, स्कूल के ज़माने में कोर्स में हुआ करती थी, लेकिन वो कहानी बहुत ज़्यादा मन को छूने वाली थी। तो इस तरह से, जी, और अगर केवल लेखन की बात कही जाए, काव्य की बात कही जाए, तो मुझे लगता है भारत में हिंदी साहित्य की बात अगर कही जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जैसा कोई नहीं लिखता, कोई हुआ ही बिल्कुल। नहीं। तो जी, अगर हम रामचरितमानस की बात करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की बात करते हैं, तो उस साहित्य की तो वो भाव भूमि है जहाँ हम क्या, कोई पहुँच ही नहीं सकता। बिल्कुल। आपके इस उत्तर ने मुझे एक प्रसंग याद दिला दिया निधि जी, जो मैं आप जी, दर्शकों से शेयर करना चाहूँगी कि बिल्कुल। जब मैंने भी हिंदी साहित्य से एमए किया हुआ है। जब मैं बीए में थी और हिंदी साहित्य से मेरी टीचर आई, तो उन्होंने बोला कि अगर साहित्य को समझना है, साहित्य को जानना है, अगर आपको काव्य को जानना है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रामचरितमानस को पढ़ लीजिए। समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल, साहित्य को समझ लिया और आपको फिर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अपने आप में एक संपूर्ण साहित्य है रामचरितमानस। मतलब उसको पढ़ने के बाद यह प्रश्न बार-बार आता है कि आखिर ये लिखा कैसे गया? लिखा कैसे गया अद्भुत है, और अद्भुत है। उस दिन से और मेरी आज तक का ये उन टीचर का ये कहिए कि एक प्रेरणा थी कि उस दिन से और आज तक मेरा एक नियम है कि मैं रोज़ रामचरितमानस की 5 दोहे, 5 पंक्तियाँ ज़रूर पढ़ती हूँ ताकि मुझे बहुत साहित्य अच्छा। से जुड़ाव महसूस होता रहे। जी, जी। तो आपके जो उत्तर और हमारी जो टीचर की प्रेरणा थी, हमारी शिक्षिका की, वो आज बहुत मैच कर गई, बहुत मतलब उनकी याद आ गई आज आपके इस उत्तर से। जी। तो अच्छा, आप साहित्य तो लिखती हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी लिखती हैं, कविता पढ़ी मैंने सब कुछ। लेकिन आप बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करती हैं, आपका एक बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़ी हैं, तो आपका एक कार्य नज़र आया था, आपने किसी कायस्थ समाज से आप जुड़ी हुई हैं और प्रयागराज में एक घटना हुई थी, पल्लवी श्रीवास्तव जी थी, जिनके पति का अचानक से देहांत हो गया था और उसके बाद उनको घर से बेघर कर दिया गया था और उनकी जब ये कहानी आई, तो आपने सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट में आपने उसको ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद बहुत सारी लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई। प्रथम कार्य आपने किया था और उसके बाद उनको न्याय भी मिला। ये सोच कहाँ से आई और कैसे इस घटना को आपने सोचा और कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या अनुभव रहा इस घटना के बारे में? देखिए, सबसे पहली चीज़, हमारे इर्द-गिर्द चीज़ें घटती हैं और हम उस पर बिल्कुल संज्ञा शून्य हो जाते हैं, चीज़ों को गंभीरता जी, से नहीं लेते, हमें लगता है हमें क्या मतलब?
ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सभी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, तो कोई भी चीज़ में हमें मदद, फिर उस स्थिति में कभी हम आए कि हमें किसी के सहयोग की ज़रूरत हो, तो वो सहयोग कहाँ से मिलेगा? दूसरी चीज़, समाज में कुछ भी घट रहा है, तो कहीं न कहीं व्यवस्था पे प्रश्न उठता है। जी, सामाजिक सेवा एक अलग चीज़ है, लेकिन व्यवस्था पे प्रश्न उठता है। उस व्यक्ति की सहायता अपनी जगह है, लेकिन वो व्यवस्था क्यों ऐसी है जिसमें हम इस तरह की घटनाओं को देखते हैं कि कोई बिल्कुल। व्यक्ति परेशान है और वो मदद चाह रहा है, उसको मदद नहीं मिल रही है। तो जी, व्यवस्था, जी। सबसे पहले तो मुझे व्यवस्था से परेशानी होती है और उस पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था या जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें हम इंसान इंसान की तरह सारी चीज़ों को ले क्यों नहीं पाते हैं? तो प्रश्न जी, वहाँ से उठता है, फिर वहीं से दिमाग में चीज़ें आती हैं और लगता है कि शायद मेरी वजह से किसी को कुछ सहयोग मिल जाए, मेरी वजह से किसी को कुछ सहायता से कुछ उसका लाभ हो जाए। मेरे जी, ख्याल से सभी को इस छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सामाजिक कार्य के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना उसको हाइलाइट करके अगर काम ना करके हमें सहयोग को मुख्य अपना उद्देश्य बनाना, ये है। एक होता है सामाजिक कार्य लोग करते हैं और उसको हाइलाइट करते हैं, हम सोशल वर्क हैं, कर रहे हैं और जी, बहुत उसके बदले हमें कुछ चाहिए। तो हर समय हर चीज़ को प्रोफ़ेशनली नहीं देखना चाहिए, कभी-कभी हमें सहायता बिल्कुल, भी करनी चाहिए। बिल्कुल। आप बहुत सही आपने आंसर दिया इस चीज़ का और वाक़ई शायद हमारे समाज में आपकी इस बात से कहीं न कहीं प्रेरणा भी लोगों को मिले। आप एक मनोवैज्ञानिक भी हैं। आजकल एक समस्या पेरेंट्स के लिए बहुत कॉमन है। मेरे भी अपने बच्चे हैं, तो मेरे लिए भी ये कॉमन समस्या है और सभी पेरेंट्स के लिए कि आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया, मोबाइल इनका शिकार आजकल 3 साल, 2 साल के बच्चे से लेके पूरा जिसको भी कहें हो जाते हैं। तो बच्चे जो इसका शिकार हो रहे हैं, तो क्या उनकी मानसिक विकास पे, मानसिक स्थिति पर कुछ प्रभाव पड़ता है? और क्या कोई उपाय है जिससे बच्चे इस इसका मतलब इस लत से एक नशा टाइप का है जिससे इससे दूर हो सके? हाँ, ये एक समस्या ही है और अगर इसको समस्या को थोड़ा-सा टर्न किया जाए तो ये समस्या ना होके हमारे लिए एक विकास का बहुत बड़ा साधन है भी और जी, हो भी सकता है। जी, एक मनोवैज्ञानिक या एक पेरेंट की हैसियत दृष्टि से मुझे भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मेरे हिसाब से जी, समय हमेशा आगे को जाता है और आज क्या, आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद हमेशा कुछ नई चीज़ें आएँगी, तकनीकी तौर पे नई चीज़ें आएँगी, तो हम उसका विरोध ना करके उस उसकी जो समस्या उत्पन्न हो रही है उससे बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ या फैमिली में, समाज में, तो प्रॉब्लम उसके आने से है या उसको ठीक से ना हैंडल करने से है। एक्चुअली हमें मैनेजमेंट करने आना चाहिए। किसी जी, चीज़ को हम प्रॉब्लम के रूप में लेके उसको डिनाई कर दें कि भई मोबाइल बंद कर दो, नहीं कर सकते आप। आज हम आप भी इसी से जुड़े हुए हैं, देखिए आज हमारा प्रोग्राम हो जी, रहा है। तो इस बिल्कुल। तकनीकी दौर की वजह से तो फायदे भी हैं, लेकिन इसके जो नकारात्मक पहलू है उसको मैनेज करना है और अगर बच्चे छोटे हैं, जो वो खुद नहीं समझ सकते, तो वहाँ रोल बढ़ जाता है पेरेंट्स का। हम जी, अगर बच्चों को ये कहें कि तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम ऐसे मत करो, तो वो कभी नहीं सुनेंगे आपकी। बच्चों को जी, आपको अगर वर्बली बोल के कहेंगे कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो मुझे नहीं लगता बच्चे आपको फ़ॉलो करेंगे। चाहे वो आपके माता-पिता, जी, बच्चे के माता-पिता हो या टीचर ही। मैं तो शिक्षक वर्ग से भी कहती हूँ कि बच्चों को कभी ये मत बोलो कि तुम ये करो, तुम ये ना करो। वो कभी जी, फ़ॉलो नहीं करेंगे। गिनती के बच्चे होते हैं जो इस तरह के मूड में होते हैं कि कह दिया और फ़ॉलो कर लिया। समय बदल गया है, बच्चों का अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, उनका अपना एक वजूद है। तो वो जी, भी आपको ओवरलैप करता है, उनकी पर्सनैलिटी भी ओवरलैप करती है आपको। कभी भी आपकी बात को बिना अपना दिमाग इस्तेमाल किए फ़ॉलो नहीं करेंगे। उनको जब लगेगा कि हाँ, उनका नुकसान है, तब वो फ़ॉलो करेंगे। तो इसके लिए आप यही कर सकते हैं कि उनके सामने आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करिए कि अगर कोई चीज़ है टेक्नोलॉजी सी, तो आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। हम खुद दिन भर मोबाइल देखें, दिन भर वाहियात चीज़ें देखें और बच्चे से कहें तुम मत देखो, तो ये संभव नहीं है। हम खुद कैसे उस बिल्कुल। गैजेट को यूज़ कर रहे हैं, हमारा बच्चा बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करता है कि आप जो है मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कोई भी नई चीज़ है, उसको पेरेंट्स को बहुत ध्यान से देखता है, टीचर्स को बहुत ध्यान से देखता है कि वो उन उन सब चीज़ों के बीच में वो खुद क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है। अगर पेरेंट बिल्कुल, सकारात्मक दृष्टि से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, अच्छे कामों में लगे हुए हैं,
बच्चा भी मोटिवेट होगा कि मैं भी ऐसा करूँ, मैं भी इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसको जी, अगर खुद से नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए कि आप देखो तुम इसके माध्यम से ऑनलाइन ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ सीख सकते हो। उसके टाइम को आप पॉजिटिव वे में ले जाइए, उसकी एनर्जी को अगर टीनेज है तो आप उसकी एनर्जी को पॉजिटिव वे में कहीं किसी डायरेक्शन में आप ले जाइए। वही चीज़ बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगी। तो ये जी। मैनेज करने का है, बस उसको आप वो नहीं करिए कि नहीं बिल्कुल डिनाई कर दीजिए कि बेकार चीज़ है। बेकार नहीं है, उसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। उम्मीद है कि जो दर्शक हैं हमारे और जितने पेरेंट्स हैं इस समस्या को सुन रहे हैं, तो इसके समाधान से उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और बच्चों के लिए आजकल ये कॉमन समस्या है पेरेंट्स के लिए। आपने अभी बताया कि आप मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, साथ में आप साहित्य भी लिखती हैं, आप सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हैं, परिवार भी है। कैसे समय निकालती हैं लिखने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए और क्या परिवार का सहयोग रहता है आपके इन कार्यों में? देखिए, व्यक्ति का जीवन एक एक ट्रैक पे चलने वाला होता नहीं है। सामान्यतः जी, महिलाओं का तो बिल्कुल नहीं होता है। जी, देखा ध्यान से देखा जाए तो सभी के साथ है, ऐसा महिला-पुरुष का नहीं है, सभी के साथ मल्टीटास्किंग होता ही है। कभी हम किसी रोल में होते हैं, कभी किसी रोल में होते हैं। तो जी, बैलेंस कैसे होता है? देखिए, कविता या कहानी लिखने की जहाँ तक बात है, कहानी लिखने में तो थोड़ा-सा चलिए बैठना पड़ा सिटिंग की ज़रूरत होती है, बट साहित्य में अगर पद्य, खासतौर पे कविता जब मैं लिखती हूँ, तो मुझे कभी भी इसके लिए समय नहीं निकालना पड़ा आज तक। मैं जी, चलते-फिरते कभी भी दिमाग में आई कुछ जो चीज़ें वो बस जैसे ही दिमाग में आई उसको फटाफट कहीं नोट कर लिया रफली, तो अलग से बैठ के कभी कविता लिख रही हूँ ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आराम से मैनेज हो जाता है और जो समय है 24 घंटे में, हम 24 जी, घंटे वैसे भी काम तो करते नहीं है, जो लेज़र टाइम होता है जिसमें लोग इधर-उधर की चीज़ें बहुत सारे उनके अपने शौक होंगे, मेरा ये शौक है तो मैं इसमें लग जाती हूँ। खाली समय में कविताएँ लिखना और खाली समय में अपने मनोविज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी कोई नई चीज़ सीखना, कुछ नया समझना, उसपे ही मेरा फ़ोकस रहता है, वही करती रहती हूँ। तो आराम से बिल्कुल। हो जाता है, परिवार भी जो है पूरा सहयोग देता है और जी, कोई दिक्कत नहीं आती है सर। जी। कहते हैं एक महिला ही अगर एक महिला शिक्षित है तो एक समाज शिक्षित है और आप एक उच्च शिक्षित महिला हैं। हमारे समाज में स्त्रियों की शिक्षा पर अभी भी वो विकास नहीं हो पाया है, जो होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी इस पे? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरा जो पीएचडी का विषय था वो भी प्राथमिक शिक्षा पर ही था और ख़ास तौर पे उसमें कंपैरिज़न ही था स्त्री म बालिका शिक्षा जो उसका फ़ोकस था वो बालिका शिक्षा पर ही जी, था। और जो मैंने उस समय रिसर्च किया और जो उसका रिज़ल्ट आया था, अब समय के साथ बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी बहुत पीछे हैं हम। बहुत सारी हुँ, क्षेत्र ऐसे हैं ग्रामीण जो रिमोट एरियाज़ में आज भी लड़कियों की शिक्षा को बहुत महत्व नहीं देते और शहर में भी देखा है मैंने बहुत सारे घरों में जो हाँ, थोड़े से निचले तबके के हैं, बच्चियों की पढ़ाई को पढ़ने तो एडमिशन तो करा देते हैं, वो पढ़ती भी हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो एक समय तक पढ़ा, फिर उसको एक 16-17 साल की हुई तो शादी कर दी। मतलब वो कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है उनके लिए। पढ़ा दिया, जी, लोग कहते हैं पढ़ा दो इसलिए पढ़ा दिया, अंगूठा छाप न रहे इसलिए बस पढ़ा दिया। लेकिन उसको सशक्त करने की बात कभी नहीं सोची जा सकती जाती है। जी, शिक्षा को अगर सशक्तिकरण से नहीं जोड़ा जाए बालिकाओं की, लड़कियों की, तो मेरे ख्याल से वो शिक्षा कहीं न कहीं जो रिज़ल्ट देना चाहिए वो नहीं देती। इसलिए उसको पहले सशक्त बनाने के लिए उस शिक्षा को उसी तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, जो मेरा विचार है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही कही कि मेरे यहाँ जो मेड आती है, उसके 5-6 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। तो बेटे का पढ़ने में मन नहीं लगता लेकिन उसकी भी ट्यूशन, अच्छा स्कूल, जबकि बेटियाँ एक हुँ, सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं और उनकी शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। तो कोई ध्यान बिल्कुल आपने सही कहा कि शहरों में भी अभी निचले तबके पे ये असर है अभी, बहुत ज़्यादा है। देखिए, और दुःख इस बात आपने का है आप एक चीज़ और कहना चाहूँगी, दुःख इस बात का है कि ये जो शिक्षा पे इतना फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम आधुनिक चीज़ें, मोबाइल हो गया, ये सब चीज़ों में वो परफ़ेक्ट हैं। तो ये जी, समझ में नहीं आ रहा है कि ये डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ से इतना जो कहते हैं वेरिएशन है कि आप ये देखिए कि
काम वाली हो या रिक्शे वाला, कोई भी जो बिल्कुल अंगूठा छापे, वो भी मोबाइल पे सब कुछ कर रहा है, सब कुछ। बिल्कुल। प्रॉब्लम तो यहाँ आ रही है कि आप शिक्षा को तो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो और इस पे इतना फोकस है, तो वो और चीज़ मोबाइल को कहीं न वो अच्छे कहीं। से चला भी लेंगे और लिख भी लेंगे, हाँ, मैसेज भी टाइप कर लेंगे, ये सब उनको आता है। ये चीज़ सब मैंने आता भी है। माकी जी, बहुत सही विचार हैं आपके और बहुत अच्छा बोला और हमें उम्मीद है कि आज हमारे दर्शकों को आपकी इन बातों से बहुत फ़ायदा हुआ होगा, बहुत लाभ हुआ होगा और चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ संदेश दें, कुछ बातें जो आप कहना चाहती हैं जिससे उनके जीवन में लाभ हो? देखिए एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे बस एक ही बात बोलूँगी कि खुश रहिए, खुश रहने से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और खुश रहने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आप स्वयं पर्याप्त हैं, आपका होना पर्याप्त है। अगर आप हैं, अपने आप के होने का एहसास है, तो आप खुश रहेंगे। और बस इसी संदेश के साथ अगर आप एक साहित्यकार की दृष्टि से पूछती हैं मैसेज, तो मैं यही कहूँगी कि साहित्य भी आजकल एक दूसरी दिशा में चला गया है। अगर हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, तो आप शुद्ध हिंदी में लिखिए, उसमें दूसरी भाषा का जो है प्रयोग मत करिए। जैसे आजकल क्या है, आजकल नहीं, हमारे देश की जो इतिहास है उसका इफ़ेक्ट है, तो हिंदी और उर्दू मिक्स हो जाती है। तो जैसे बाकी भाषा में साहित्य अपनी मूल भाषा में ही होती है। मेरा एक यही निवेदन है सभी साहित्यकारों से, हालाँकि मैं बहुत छोटी हूँ उनके आगे, कि जब हिंदी में आप रचना करिए तो हिंदी का ही प्रयोग करिए, बस यही मेरी बिल्कुल, इच्छा है। बिल्कुल और हिंदी और उर्दू के साथ आजकल अंग्रेजी शब्दों की भी भरमार है। बिल्कुल, हाँ, तो वो चलता भाषा, फिर आप साहित्य की सेवा नहीं करिए, माँ की सेवा करने के लिए प्योर होना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे आपने शब्दों से दर्शकों को संदेश दिया। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और बहुत-बहुत आभार आपका कि आप हमारे चैनल पे आई और इतनी अच्छी-अच्छी बातें कहीं और उम्मीद है कि आगे कभी आपको एक मनोचिकित्सक के रूप में यहाँ पर लाऊँगी मनोवैज्ञानिक के रूप में और दर्शकों से बोलूँगी कि अगर कोई सवाल है तो वो आपसे पूछ सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। हमें एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक मिली हैं, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत आपने मुझे आपने भी मुझे ये मंच प्रदान किया अपनी बात रखने का, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जी, जी। तो दर्शकों आज हमारे साथ थी डॉक्टर निधि श्रीवास्तव जो कि एक मनोचिकित्सक के साथ एक बहुत अच्छी साहित्यकार भी हैं। उनसे आपने जाना, बातचीत करी, तो कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल से और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे कार्यक्रम की नोटिफ़िकेशन मिल सके। कल सुबह आपसे जानिए अपना राशिफल कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।